निर्णय IAS बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और टेक्स्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है और यहाँ पर इजराइल और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि ईरान जो है वो परमाणु बम का आविष्कार कर चुका है और परमाणु बम जो है वो उसका प्रयोग करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो अपने आसपास के जो देश है वहां पर इसकी शुरुआत नहीं करेगा, क्योंकि इसका असर जो है वो उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में जो है वो ये शत्रुता इजराइल के जन्म से ही है। इजराइल का जन्म जो है वो 1948 से है और वहीं से ये जो शत्रुता है वो शुरू हो रही है। आज हम लोग यहाँ पर इस जो इनके बीच में युद्ध चल रहा है इसके बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम लोग इस युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं वो इस वीडियो में बने रहें। आज की इस वीडियो से आपको काफी सारी नई जानकारी मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष का जो इतिहास है ये हमारे आज का टॉपिक है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ अयातुल्ला अली खुमैनी जो कि ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी 1979 में उसके फादर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहें। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो यहां पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं, ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की है और ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की घोषणा की और साथ ही साथ ये दावा किया कि इजराइल ने जो है वो अपना जो इस्लामिक शासन है उसके अंतर्गत एक परमाणु कार्यक्रम का जो है वो एक पूरा ढांचा तैयार कर लिया था और ये जो ऑपरेशन है वो इसी परमाणु ढांचे पर हमला है। ठीक है। तो यहां पर ये हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है नतांज जहां पर इसकी मुख्य संवर्धन सुविधा भी शामिल है। तो यहां पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको हम IAEA कहते हैं, उसने यहां पर इस नुकसान की पुष्टि भी की है। और यहां पर हम देखते हैं कि इजराइल ने जो ये हमले किए, इस हमले के कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खुमैनी, उन्होंने ये चेतावनी दी कि ईरान को इसके लिए कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ईरान की जो सरकारी समाचार एजेंसी है वो IRNA है। यहाँ पर ये कहा गया है कि हमले में कई सारे शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए हैं। तो यहाँ पर इजराइल का जो मुख्य उद्देश्य था कि ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा है उसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ईरान यदि परमाणु बम बना लेता है तो यहाँ पर इजराइल को बहुत ज़्यादा खतरा है। इजराइल के यदि हम पड़ोसी देशों पर विचार करें तो इजराइल अपने पूरे पड़ोसी जो देश हैं वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं और उनका लगभग सभी से जो है वो संघर्ष चल रहा है। ईरान भी जो है वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर ईरान के पास इस तरीके की यदि क्षमता विकसित होती है परमाणु बम की तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। तो अब इसका ये घटनाक्रम किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से इजराइल ने जो है वो यहाँ पर अटैक्स करने शुरू किए या इसके पीछे की क्या क्या गतिविधियां रहीं वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल जो हैं ये वर्षों से एक प्रॉक्सी वॉर या छाया युद्ध जिसको हम कहते हैं उसमें लगे हुए थे और एक दूसरे पर यहाँ पे अटैक करना, फिर कभी इस बात की पुष्टि करना कि हमने ये किया है, फिर कभी इस बात की पुष्टि ना करना। तो इस तरीके का एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईरान जो है वो इजराइल को नष्ट करने का एक संकल्प ले चुका है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इजराइल को यहाँ पे वो अपना दुश्मन देश मानता है। इजराइल का पीछे यदि हम देखें तो अमेरिका का हाथ है और वहीं पे ईरान के पीछे यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं चीन और रूस जो है वो एक अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। तो ऐसी एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। इजराइल अपनी ओर से ईरान को एक अस्तित्वगत खतरा मानता है और यहाँ पर इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि हम ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है इसको पूरी तरीके से रोकेंगे। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ईरान के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसका एक प्रस्ताव जो है वो एक पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं इन्होंने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें यह कहा गया
कि ईरान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु सुरक्षा उपायों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है उसका पालन नहीं कर रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि ईरान के खिलाफ जो आईएईई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रस्ताव जो है ये 12 जून को 19 वोटों के पक्ष में, है ना, 3 के खिलाफ और 11 मतों के बहिष्कार के साथ पारित हुआ। तो इस तरीके से आईएईए का जो प्रस्ताव है वो बहुमत के साथ पारित हुआ है। और यहां पर ईरान पर इस तरीके का एक चार्ज लगाया गया है कि ईरान जो है वो अपने परमाणु सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता थी वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो इस तरीके से यहां पर हुई। और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहां पर हम देखें तो इसकी शुरुआत यहां पे प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं वो अपने जो सहयोगी हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ यहां पर इस तरीके की एक योजना बना रहे थे। तो जैसा यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला करने की योजना का एक प्रस्ताव दिया था, जिस पर ट्रंप प्रशासन के जो सदस्य हैं उन्होंने इस पर अंतिम निर्णय लेने में काफी लंबा समय लगाया। यहां पर हम ये भी देखते हैं कि अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बजाय कूटनीति को आगे बढ़ाने का एक फैसला किया। और यहां पर यह भी कहा गया है कि अमेरिकी कर्मियों को मध्य पूर्व से निकाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का एक संकेत था कि ईरान में जो है वो इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। सो अमेरिका जो है वो अपने सैनिकों को या अपने लोगों को यहां से मिडिल ईस्ट से बाहर करने का एक प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये जो जगह है वो एक खतरनाक जगह बन सकती है। और जिस तरीके से यदि हम परमाणु रिएक्टर पर अटैक देखें या उससे निकलने वाली जो भी चीजें हैं वो काफी लंबा नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। अब ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि लगभग 57 देशों का एक समूह है जिसको हम ओआईसी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, तो ये जो देश हैं इसमें ईरान जो है वो देखा जाए तो काफी खतरनाक है। यदि ईरान के पास परमाणु शक्ति आती है तो और ईरान उसका उपयोग करता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी मुस्लिम देश के खिलाफ इसका उपयोग नहीं करेगा। ईरान के जो विरोधी देश हैं जैसे इजराइल है, अमेरिका है या और भी जो विरोधी देश हैं उनके खिलाफ इसका उपयोग किया जा सकता है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि वो किसी भी स्थिति में इसको परमिट नहीं करेंगे और शायद इसीलिए यहां पर इसकी एक शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें तो 2024 में भी हमें यहां पर हमले ड्रोन और पेजर का जो है वो प्रयोग देखने को मिला। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 में सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है वहां पर एक इजरायली हवाई हमले में ईरानी दूतावास की इमारत पर जो है वो एक प्रहार किया गया और जिसमें 3 शीर्ष ईरानी कमांडर और 4 अधिकारी जो है वो मारे गए। ईरान जो है वो इसके कुछ हफ्ते बाद एक जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल पर जो है वो 100 से अधिक ड्रोन मिसाइलें, है ना, या ड्रोन और मिसाइलों को दाग रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इजराइल ने जो है वो ईरान में एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भी हमला किया जो उसकी कहीं ना कहीं परमाणु सुविधा की सुरक्षा करता है। जुलाई 2024 में हम देखते हैं कि हमास के एक राजनीतिक नेता हैं जिनका नाम है इस्माइल हनिये। इनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के द्वारा संचालित तेहरान के गेस्ट हाउस में विस्फोट में हत्या कर दी गई और ये इस्माइल हनिये की जो है वो एक पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। बाद में इजराइल ने यह पुष्टि की कि इस हत्या के पीछे इजराइल का ही हाथ था। और सितंबर में हम देखते हैं कि लेबनान में ईरान के जो राजदूत हैं मुस्तफा अबीनी, उनके हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाकर एक साथ किए गए जो पेजर हमले में यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी एक आंख को खो दिया। इसके बाद के दिनों में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इसी तरीके के हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों लोग यहां पर घायल हुए। इजराइल जो है वो इन सभी हमलों की पुष्टि कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये जितने भी हमले हुए सब इजराइल के माध्यम से ही हुए। तो जैसा हम लोग इसका बैकग्राउंड जो है वो देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक वार्ता प्रस्ताव से हो रही है। उसके पीछे का घटनाक्रम जो है वो ये है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास की इमारत पर हमला किया गया। अब हम देखते हैं कि 2024 में ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी जो बैरूत है उसके पास हिजबुल्लाह के नेता जो हैं वो हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। तो इस तरीके से इजराइल जो है वो बार बार हमास और इन सभी के माध्यम से जो है वो अपने विरोधियों को समाप्त कर रहा है। अक्टूबर 2024 में जब जवाबी कार्रवाई हुई तो ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा और उसी महीने इजराइल ने यह दावा किया कि उसने ईरान में वायु रक्षा प्रणाली को जो है वो नष्ट कर दिया है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना था।
तो इजराइल ना केवल मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से हमला कर रहा है, बल्कि ईरान का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है उसको यहां पर समाप्त करने की भी पूरी तरीके से प्रयासरत है, और काफी हद तक जो है वो उसने यहां पर इसे खत्म भी किया है। 2023 में आते हैं। 2023 में ये तारीख जो है वो आप सभी को लगभग याद होगी, 7 अक्टूबर का हमला हुआ था। और 7 अक्टूबर के हमले में हम देखते हैं कि ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, जिसमें गाजा में एक घातक युद्ध शुरू हुआ। लेबनान में हम देखते हैं कि हिजबुल्ला और यमन में हौथी सहित क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया ने भी इजराइल पर हमला किया। और ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह अली खुमैनी, उन्होंने यहां पर इस 7 अक्टूबर के हमले में ईरान की भूमिका से साफ साफ मना किया। ईरान जो है वो दिसंबर 2023 में सीरिया में मिसाइल हमले में कुछ स्तरीय ईरानी राजधानी जो अधिकारी हैं इनकी भी हत्या का आरोप लगाता है। तो ये जो अधिकारी हैं इन्हीं की हत्या कर दी गई, और इस तरीके से इजराइल पर जो है वो बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि वो ईरानी अधिकारियों की, परमाणु वैज्ञानिकों की, या जो शीर्ष मतलब सैन्य कमांडर हैं उनकी हत्या में शामिल है ना। अमेरिका भी जो है वो यदि आप देखिए तो कासिम सुलेमानी की हत्या में पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, और ईरान को वो एक बहुत बड़ा झटका था। ठीक है, फिर हम यहां पर देखते हैं 2022 में जो फूड पॉइजनिंग, जो कि खाद्य विषाक्तता है, वहां से भी मौतें हो रही हैं। ठीक है, मई 2022 में 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक अधिकारी कर्नल सयाद खुदाई की हत्या कर दी। तो ये है मिस्टर सयाद खुदाई, जिनकी यहाँ पे हत्या की गई, और इस तरीके से यहाँ पर इजराइल ने इस हत्या को जो है वो पूरी तरीके से मतलब जो है वो एक पूरी तरीके से व्यवस्था की। इजरायली अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने गुप्त ऑपरेशन यूनिट की कमान संभालने में मदद की, जिसने हत्या और अपहरण करने में एक मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। तो इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि इजराइल जो है वो कर्नल सयाद खुदाई की हत्या कर रहा है। इजराइल जो है वो अमेरिका के सामने जो है वो अपनी हत्या में पुष्टि जो है वो भी बता रहा है कि हमने यहां पर इस तरीके की हत्याएं की हैं। इसी में हम देखते हैं कि 2 ईरानी वैज्ञानिक, एक है मिस्टर अयूब एंटेजारी, तो ये अयूब एंटेजारी की जो है वो फोटो है, और साथ ही साथ दूसरे हैं भूवैज्ञानिक कामरान अखमोलाई, जिनकी यहाँ पर जो है वो फूड पॉइजनिंग के कारण जो है वो हम कह सकते हैं कि उनकी दोनों की मौत हुई। ईरान का ये आरोप है कि इजराइल ने उन्हें जहर दिया, और इजराइल का ये कहना था कि हमारा इसमें उन्होंने इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन यदि हम इसके पीछे जानने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है, जहां पर वो इन अधिकारियों की हत्या जो है वो कर रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका के सामने वो इस बात की पुष्टि भी कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। जैसा अब हम लोग देखते हैं 2021 का वर्ष आता है, और 2021 में ईरान और इजराइल ने समुद्र में एक दूसरे पर हमला किया था। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने ईरान पर फरवरी 2021 में ओमान के तट पर नौकायन करने वाले वाहनों को ले जाने वाले एक इजरायली स्वामित्व वाले जहाज पर हुए विस्फोट के पीछे होने का आरोप लगाया। तो ये जो जहाज था इस पर जो है वो यहाँ पर विस्फोट किया गया, और इजराइल जो है वो ईरान पर इस तरीके का आरोप लगा रहा है। 1 महीने के बाद ही हम देखते हैं कि ईरान ने इजराइल तट से लगभग 50 मील दूर एक ईरानी मालवाहक जहाज पर जो है वो उसे निशाना बनाने का जो है वो आरोप लगाया। 2020 में इसी तरीके की एक और हत्या हुई, जब इजराइल ने नवंबर 2020 में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की रिमोट कंट्रोल से हत्या कर दी। तो ये यहाँ पर मोहसिन फखरीजादे की फोटो है, जहां पर इजराइल के द्वारा इनकी हत्या की गई। तो इस तरीके से ये जो घटनाक्रम है वो 2019 से काफी तेजी से शुरू हुआ। 2020, 2021, 22, 23, 24 हर साल जो है वो हम देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, सो अब यहां पर हम लोग 2019 में आते हैं, और 2019 में हम देखते हैं कि इजराइल ने जो ईरान के सहयोगी देश हैं, तो सहयोगी देश क्या क्या है, सीरिया, लेबनान और इराक, है ना। यदि हम यहां पर देखें तो ये सीरिया है, ये लेबनान है ना, और ये यहां पर इराक है। ठीक है, और इस तरीके से ईरान जो है वो यहां पर जो ईरान के जो सहयोगी देश हैं उन पर यहां पर हम कह सकते हैं कि इजराइल जो है वो इस तरीके का आरोप लगा रहा है कि ईरान अपने सहयोगियों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। तो तब यहां पर इजराइल ने ईरान पर इराक और उत्तरी सीरिया के माध्यम से लेबनान में हथियारों की आपूर्ति लाइन स्थापित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जहां पर ईरान ने लंबे समय से आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का समर्थन किया था।
तो यहां पर इस पूरे घटनाक्रम से हमें इस बात को एक समझने का मौका मिला कि इजराइल के जन्म से ही हमें ईरान और इजराइल के बीच का जो संघर्ष था उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन 2019 से जो ये घटनाक्रम तेजी से बदला उसी का एक परिणाम था कि 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में एक भयंकर युद्ध हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, कई सारी इमारतों को गिराया गया है और इस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे के जो सैन्य कमांडर हैं या इस तरीके के जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इन सभी को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। सो आज की इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी, है ना। और 2019 से हम लोगों ने इस घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया, ठीक है। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करें। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको भी स्कैन करके और इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के PDFs और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस की आंसर राइटिंग मिलती है। तो यहाँ पर हर हफ्ते मैं कोशिश करता हूँ कि 2 क्वेश्चन जो है वो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए दूं और उसमें काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप भी इसको ज्वाइन करें। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में यदि कोई आंसर देगा तो उसका चेक नहीं किया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर दोनों लैंग्वेज जो है वो अलाउड हैं, आप आराम से जिस लैंग्वेज में चाहे आंसर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ईरान और इजराइल पर जो ये संघर्ष का इतिहास है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अपने ग्रुप में से जितना प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट करिएगा, ठीक है। सो आगे भी हम लोग इसी तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है।